वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड फर्स्ट के सेक्शन 3 के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 3 में दिए हुए टॉपिक एंटी फर्टिलिटी एजेंट की स्क्रीनिंग के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स क्या होते हैं और एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स की स्क्रीनिंग के लिए हम किन किन मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स की स्क्रीनिंग को समझने से पहले आपको एंटी फर्टिलिटी की वर्ड को समझना पड़ेगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो बेसिकली जो एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स होते हैं वो एजेंट्स क्या होते हैं? That are the agent which prevent the fertility by interfering with the normal reproductive mechanism in both male and female। यानी कि एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो कि नॉर्मल जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हो रही है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है, उसको इंटरफेयर करेंगे मेल और फीमेल दोनों में। इसका मतलब ये है कि ये जो एजेंट्स हैं ये फर्टिलिटी को होने नहीं देंगे। उन फर्टिलिटी के जो मेल और फीमेल में जो भी होने की चांसेस है उसको कम करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी एजेंट। बेसिकली एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स को आप कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स भी बोल सकते हैं। यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स क्या होते हैं? वो ऐसे एजेंट्स होते हैं जो फर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स भी सेम काम कर रहे हैं, ये भी रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं जिससे कि ओवरऑल जो प्रेगनेंसी लास्ट में डेवलप होनी चाहिए वो डेवलप नहीं होगी, क्योंकि ये फर्टिलिटी के अपोजिट काम कर रहे हैं। अगर ये फर्टिलिटी के लिए काम कर रहे होते तो ये फर्टिलिटी एजेंट्स कहलाते, लेकिन ये एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स हैं तो ये फर्टिलिटी के अपोजिट काम करेंगे, प्रेगनेंसी को होने से रोकेंगे। तो ये हो गया आपका फर्टिलिटी एजेंट्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दीज एजेंट्स हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन और फर्टिलाइजेशन। तो वही चीज़ जो हमने आपको बोला कि ये एजेंट्स, इन एजेंट्स को ही हम कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं और ये एजेंट्स फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, फर्टिलाइजेशन को होने से रोकते हैं। ये जो एजेंट्स हैं एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स हैं, ये फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? बेसिकली किसी भी फर्टिलाइजेशन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है स्पर्म और दूसरा होता है ओवम यानी कि एग। जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो उन दोनों की मिलने की वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। लेकिन किसी भी कारण से अगर हमने इस एजेंट्स ने किसी भी कारण से इस एग और स्पर्म को होने से रोक दिया तो अल्टीमेटली उसने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर दिया और एग स्पर्म आपस में मिल नहीं पाएंगे और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ये जो एजेंट्स होते हैं ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोकते कैसे हैं? तो ये एजेंट्स सबसे पहले या तो ये एजेंट्स प्रिवेंट ओवुलेशन, यानी कि ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करेंगे। अब ओवुलेशन क्या है? ओवुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें फीमेल्स के अंदर जो एग होते हैं वो फॉलिकल्स से निकलते हैं। ओवुलेशन की प्रोसेस में एग का फॉर्मेशन होता है और ये एग जाकर के स्पर्म से मिलेंगे और एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर हमने एग के फॉर्मेशन को ही रोक दिया, एग का निकलना ही हमने रोक दिया, तो इस तरीके से जब एग नहीं निकलेगा तो वो स्पर्म से मिल नहीं पाएगा और अल्टीमेटली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो पहला तो ये है। दूसरा क्या है कि ये जो एजेंट्स हैं या तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोक दें, यानी कि स्पर्म और एग के मिलने को ही रोक दें। एनी हाउ किसी भी कंडीशन की वजह से एग और स्पर्म आपस में ना मिल पाएँ। अब उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं जो हम आगे जब स्क्रीनिंग मॉडल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम स्पर्म को एग से मिलने से हम उसको रोक सकते हैं। तो या तो ये प्रोसेस कर दें। और थर्ड क्या है कि बाय द ओवम इम्प्लांटेशन। अब देखिए ओवम क्या है? जब कोई भी एग स्पर्म से मिलता है तो ओवम बनता है और उसी ओवम से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। लेकिन किसी भी कारण से जो हमारे एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स हैं ये क्या करें? ये जो एग और स्पर्म का मिलना है उसको तो ये करे, मतलब एग का फर्टिलाइजेशन तो ये करवा दे, लेकिन जब तक ये एग
यूट्रस की वॉल में चिपकेगा नहीं, यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट नहीं होगा, तब तक कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये क्या करें, ये एग और स्पर्म के मिलने को तो डिस्टर्ब ना करें, यानी एग और स्पर्म आपस में मिले और एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो। लेकिन जब ये एग और स्पर्म में मिलेंगे और ओवम का प्रोडक्शन होगा, तो ये ओवम यूट्रस की वॉल में चिपकेगा, तभी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो ये इसकी इम्प्लांटेशन को रोक दे, यानी कि ये ओवम जाके यूट्रस की वॉल से चिपक ही नहीं पाएगा, और जब वो चिपकेगा नहीं तो इस तरीके से इम्प्लांटेशन की प्रोसेस नहीं होगी और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इन तरीक़ों से हमारे एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स काम करते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली ये जो हमारा एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स है, इसमें हम दोनों एनिमल्स पे अपना फोकस करेंगे, यानी कि मेल पे और फीमेल पे। फीमेल और मेल दोनों ही इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसलिए इन दोनों के लिए अलग अलग मॉडल्स हैं। एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स इन दोनों के लिए ही अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब हम सबसे पहले ऐसे मॉडल्स पढ़ेंगे जो फीमेल पे काम करते हैं, यानी कि मॉडल मेथड फॉर द फीमेल्स। ऐसे मेथड्स जो कि फीमेल्स की फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करेंगे और उनको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने से रोकेंगे। अब देखिए, मेथड फॉर द फीमेल्स में ढेर सारे मेथड्स हैं। बेसिकली इन मॉडल्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले फीमेल की साइकिल को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप फीमेल की साइकिल को नहीं समझ पाएंगे तो आप इन एनिमल्स की वर्किंग जो है, मॉडल्स की जो वर्किंग है, उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको फीमेल एनिमल्स जो भी यहाँ पर हम यूटिलाइज करेंगे, उनके आपको साइकिल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिकली जो ये साइकिल है एनिमल्स की, वो साइकिल बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर है ह्यूमंस की साइकिल से। ह्यूमंस में जो भी फीमेल्स में जो साइकिल चलती है, वो साइकिल और उसमें यूज़ होने वाले हार्मोन सेम एज इट इज़ वही सेम रोल प्ले करते हैं एनिमल्स में, और उनकी साइकिल भी उसी तरीके से उतने ही पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये साइकिल बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरीके से चलती है। हाँ, टाइम ड्यूरेशन अलग होता है, एनिमल्स का और ह्यूमंस का टाइम ड्यूरेशन अलग है, लेकिन जो साइकिल है और जो रोल ऑफ हार्मोन्स है वो सिमिलर होते हैं। अब ह्यूमंस की साइकिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फॉलिकुलर फेज, दूसरा है ओवुलेशन का फेज, तीसरा है ल्यूट्रल फेज और चौथा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेम ऐसा ही फेज हम एनिमल्स में देखते हैं। इन एनिमल्स में ये जो फेज है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है पोएस्ट्रस फेज, दूसरा है ईस्ट्रस फेज, तीसरा है हमारा मेट्रस फेज और चौथा है हमारा डाइस्ट्रस फेज। ये जो 4 फेज हैं, ये चारों फेज आपके जो एनिमल हैं, उन एनिमल्स में ये चारों फेज उनके एग के डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करते हैं, ये सारे हमारे फेजेस। बेसिकली अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो पहले हमारे फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, देन एग का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद जब एग निकलेगा ओवुलेशन फेज में, तो वो एग जो है स्पर्म से जाके उसका क्या है, स्पर्म जाके उसकी मैचिंग होती है। अगर वो मैचिंग नहीं हो पाई तो वो यूट्रस की वॉल से नहीं चिपकेगा, उसके बाद मेंस्ट्रुअल पीरियड हो जाता है। ऐसा ही हमारा एनिमल में है। जो हमारा पोएस्ट्रस फेज है, जो पहला फेज है हमारा, वो है प्रोएस्ट्रस फेज। प्रोएस्ट्रस फेज ईस्ट्रस फेज के पहले आता है, और इस फेज में जो हमारे फॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, वो मैच्योर होते हैं। फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम 2 ओवरीज होती हैं, उन ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं और उन्हीं फॉलिकल्स से एग का फॉर्मेशन होता है। तो क्या है, जो पोएस्ट्रस फेज है, इस फेज में जो हमारे फॉलिकल्स, जो एनिमल के अंदर के फॉलिकल्स होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, और इसको हम फॉलिकुलर फेज से कंपेयर करते हैं ह्यूमन के। इसमें क्या होगा, फॉलिकल्स ऑफ द ओवरी स्टार्ट टू मैच्योर, यानी कि यहाँ पर जो एनिमल्स के अंदर ओवरी हैं, उनमें प्रेजेंट फॉलिकल्स मैच्योर होंगे। एनिमल्स के अंदर जो ये फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, बेसिकली इसमें होता क्या है, इस फॉलिकल मैच्योरेशन में जो हमारे एग्स होते हैं, फॉलिकल्स वो मैच्योर होंगे जिससे एग्स को निकलना है। तब ये धीरे धीरे ये क्या होगा, फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, और वो फॉलिकल कंटेन क्या करते हैं, वो फॉलिकल कंटेन करते हैं एग। वो एग जो आगे फर्टिलाइजेशन में इस्तेमाल होगा। तो क्या है, यहाँ पर जब फॉलिकल्स मैच्योर हो जाएंगे तो इसमें हमारे 2 हार्मोन जो कि है FSH और LH, FSH एंड LH हार्मोन, ये दोनों हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दोनों हार्मोन फॉलिकल्स के मैच्योरेशन में हेल्प करेंगे और आपके
जो ओवरीज हैं उनमें एग का जो प्रोडक्शन होगा उसको वो अच्छे से प्रोडक्शन हो पाए, इसमें वो हेल्प करेंगे। अब देखिए ये जो आपका प्रोएस्ट्रस फेज है, इसको हम पता कैसे करेंगे एनिमल्स में। देखिए एनिमल्स में हम किसी भी फेजेस को पता करने के लिए हमें एनिमल, जो फीमेल एनिमल है, उसके स्मीयर्स को लेना होता है और उसको हमें एनालिसिस करनी होती है। स्मीयर्स के अपने अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। स्मीयर्स लेने के बाद आपको अलग अलग अपीयरेंस मिलेंगे। स्ट्रेस फेज में कुछ अलग होगा, पोस्ट-स्ट्रेस में अलग होगा, डाई-स्ट्रेस में अलग होगा। तो इस तरीके से हर स्मीयर के जो अपीयरेंस होगा वो अलग अलग होगा, जिसको आप एक बार चाहें तो आप इसको चेक कर लीजिएगा कि किस तरीके से किस किस फेज में स्मीयर हमारा रिप्रेजेंट होता है और वो उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं और हम पता लगाते हैं कि एनिमल, जो फीमेल एनिमल है, वो किस स्टेज से गुजर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोस्ट-स्ट्रेस फेज में जाएंगे और यहाँ पर हम स्मीयर टेस्ट करेंगे। स्मीयर जब टेस्ट करेंगे तो इसमें हमारा जो हमारा स्मीयर टेस्ट करने पे हमें जो दिखेगा वो ये दिखता है कि न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स स्मीयर में प्रेजेंट होती हैं। इसी तरीके से और भी जो फेजेस होंगी उसमें अलग अलग चीज़ें होंगी, जिसको आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमारी प्रेजेंट है। तो बेसिकली प्रोएस्ट्रस फेज में हम जान लीजिए कि न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब क्या है, जो पोस्ट-स्ट्रेस फेज है ये जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा ई-स्ट्रेस फेज। देखिए हम साइकिल की बात कर रहे हैं। साइकिल का मतलब क्या होता है कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा। तो पोस्ट-स्ट्रेस के बाद ई-स्ट्रेस फेज आएगा। अब ईस्ट्रस फेज क्या है, ईस्ट्रस फेज में हमारा यूट्रस जो है, एनिमल का यूट्रस इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और उसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा। क्योंकि फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा है, इसी वजह से यूट्रस इनलार्ज हो रहा है। यूट्रस इनलार्ज हो जाएगा, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा। और ये फेज कैसी फेज होगी, ये जो फेज है ईस्ट्रस फेज, ये वो फेज होगी जहाँ पर एनिमल को, जो एनिमल है उसका जो हमारा है सेक्सुअल रिकैप्टिविटी की कंडीशन डेवलप होगी। यानी कि एनिमल सेक्सुअल रिकैप्टिविटी कंडीशन में चला जाएगा और उस समय क्या है, उस समय स्पर्म का मैचिंग अगर आप करवाओगे तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो क्या है, सेक्सुअल रिकैप्टिविटी की कंडीशन डेवलप होगी। और इस फेज में ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन सबसे ज़्यादा होता है, पीक पे होता है। इसीलिए इस फेज को हम ईस्ट्रस फेज बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका जो प्रोडक्शन है वो सबसे हाई होता है। और इसी कंडीशन में एनिमल की मैचिंग होती है अपने सेकंड पार्टनर यानी कि मेल एनिमल से। और उसके बाद जब हमारा ये प्रोसेस होगी तो उसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ईस्ट्रस फेज़ है। ईस्ट्रस फेज़ को हम हीट फेज़ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनिमल की जो एनिमल है वो मैचिंग के लिए प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा जब ईस्ट्रस फेज़ कंप्लीट होगा तो उसके बाद ईस्ट्रस फेज़ में जो हमारा मेन चीज़ हो रही है वो ये होता है कि जो हमारा प्रोएस्ट्रस फेज में जो फॉलिकल्स थे उनमें जो एग था वो ईस्ट्रस फेज में रैप्चर होगा, ओवल्यूशन की कंडीशन डेवलप होगी। यानी कि ईस्ट्रस फेज में हमारा फॉलिकल रैप्चर हो जाएगा। अब जब फॉलिकल्स रैप्चर होगा तो एग निकलेगा और इसीलिए इस फेज में जो एनिमल है वो सेक्सुअल रिकैप्टिविटी दिखा रहा है, क्योंकि उसी समय एग का स्पर्म से मैचिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट फेज है हमारा मेट्रस फेज। देखिए मेट्रस फेज क्या है, आफ्टर द पोस्ट्रस फेज मेट्रस फेज आएगी। ये ईस्ट्रस फेज के बाद की स्टेप होगी। बेसिकली इस फेज में एनिमल्स होते हैं, उनका जो यूट्रस है वो प्रिपेयर होता है। जो ओवम जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके बाद जो ओवम है उसको उस पर इम्प्लांट हो सके, मतलब कि यूट्रस की वॉल पे जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बना है वो यूट्रस से चिपक सके और उसको क्या कर सके, उससे चिपकने के बाद वहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके। तो मेटास्ट्रस फेज में क्या होगा, ओवरी सीक्रेटेड प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ये हार्मोन प्रेगनेंसी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये यूट्रस के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ओवरी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करेगी और उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, जो कि ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाएंगे और ये प्रेगनेंसी के लिए
फेवरेबल कंडीशन डेवलप करेगा। मतलब क्या है कि वो कंडीशन डेवलप करेगा जिससे कि यूट्रस में आपका जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है वो उससे चिपक सके, ये होगा। नेक्स्ट फेज़ है हमारे डायस्ट्रस फेज़। डायस्ट्रस फेज़ क्या होता है? सबसे लास्ट की फेज़ है हमारी डायस्ट्रस फेज़। अगर ये कंडीशन जो हुई है उसमें अगर यूट्रस में एम्ब्रियो नहीं चिपका है तो उसके बाद डायस्ट्रस फेज़ हो जाएगा। इस फेज़ में आपका सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब इन दोनों का ही सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और रिग्रेशन ऑफ द यूट्रस की कंडीशन डेवलप होगी, यानी कि यूट्रस अब स्टार्टिंग से फिर से अपने आप को जनरेट करने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पर एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन हुआ है वो वॉल से आपका एम्ब्रियो यूट्रस की नहीं चिपका है और इसलिए यहाँ पर रिग्रेशन की कंडीशन डेवलप हो रही है। और ये जो रिग्रेशन की कंडीशन है ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वैसे ही यहाँ पर होगा रिग्रेशन। और यहाँ पर रिग्रेशन में यूट्रस का रिग्रेशन होगा और यूट्रस नेक्स्ट साइकिल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। तो ये है वो स्टेजेस जो आपके एनिमल में यूज़ होती हैं और इस स्टेजेस की हेल्प से हम एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स का स्क्रीनिंग करेंगे। अब आपने एनिमल्स को समझ लिया और एनिमल्स जो फीमेल एनिमल्स हैं उनमें जो जो स्टेजेस होती हैं उनको आपने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या वो कौन कौन से मॉडल्स हैं जिनकी हेल्प से हम एंटी फर्टिलिटी एजेंट की स्क्रीनिंग करते हैं। तो बेसिकली एंटी फर्टिलिटी एजेंट्स की स्क्रीनिंग भी दो तरीके की होती है, वीवो एंड विट्रो। हम यहाँ पर वीवो मॉडल्स की बात करेंगे। वीवो मॉडल्स में जो हमारा पहला मॉडल है वो है एंटी ओवुलेशन एक्टिविटी। अब देखिए ओवुलेशन क्या है? ओवुलेशन जो कि हमने ईस्ट्रस फेज में देखा कि ओवुलेशन क्या है, एग के निकलना, एग का रैप्चर होना ही ओवुलेशन कहलाता है। तो ओवुलेशन में हम यहाँ पर क्या है, मॉडल का नाम है एंटी ओवुलेशन एक्टिविटी। यहाँ पर हम ओवुलेशन के अपोजिट एक्टिविटी को देखेंगे और ये देखेंगे कि हमारा एजेंट एंटी फर्टिलिटी एजेंट है या नहीं है। इसमें दो मॉडल्स आते हैं, एक है हमारा HCG इंड्यूस्ड ओवुलेशन इन रैट, दूसरा होता है हमारा क्यूप्रिक एसिटेट इंड्यूस्ड ओवुलेशन इन रैबिट। ये दो मॉडल्स हैं जो कि एंटी ओवुलेशन में आते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी। अब देखिए आपने देखा कि ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फीमेल साइकिल में। तो यहाँ पर क्या है, ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी को हम लेकर के अपने मॉडल को लगाएंगे और उसके बाद हम एजेंट्स की एक्टिविटी चेक करेंगे। तो इसमें तीन मॉडल है हमारे, वेजाइनल ओपनिंग, ऐसे फॉर वाटर अपटेक, 4th डे यूट्राइन वेट ऐसे। बेसिकली क्या है, इसमें और भी मॉडल्स हैं लेकिन मेन ये तीन मॉडल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोगेस्टेशनल एक्टिविटी। प्रोगेस्टेशनल एक्टिविटी में भी हमारे दो तीन मॉडल आते हैं, जिसमें पहला है हमारा प्रेगनेंसी मेंटेनेंस टेस्ट और दूसरा है हमारा प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम इन ईस्ट्रोजन प्राइम्ड रैपिड। अब देखिए ये सभी वो मॉडल्स हैं जिनकी हेल्प से हम फीमेल्स के अंदर एंटी फर्टिलिटी एजेंट को चेक करते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं में से ही एक मॉडल को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।